वेलकम बैक। आज हम अपना अगला लेक्चर 11 डाउनलोड कर रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं। सॉरी, कुछ लेक्चर्स अनशेड्यूल्ड हो रहे हैं, अपलोडिंग में टाइम लग रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। दूसरा, कुछ स्पेशल लेक्चर भी प्रिपेयर हो रहे हैं। जैसा मालूम है लॉकडाउन चल रहा है तो अकेले ही लेक्चर प्रिपेयर करना, पीपीटीज बनाना, देन उन्हें एडिट करना, लेक्चर बनाना, अपलोड करना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट फिर भी हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चीज़ें करने की कोशिश करें। अभी हम बेटा आप लोगों के लिए हिस्ट्री पूरी कर रहे हैं। जब ये हिस्ट्री पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम अगले सब्जेक्ट्स में आएंगे, लाइक इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आप पहले कौन सा सब्जेक्ट चाहते हैं। इवन आईआर भी आप चाहें तो वो भी हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो आप देख लीजिए आप क्या पढ़ना चाहते हैं, मैं आपको वो करा दूंगा। तो आज हमारा लेक्चर 11 है, अर्ली नेशनलिज्म एंड द स्वदेशी मूवमेंट। देखिए, जब स्वदेशी मूवमेंट की हम बात करते हैं तो स्वदेशी मूवमेंट आप सबको पता है पहला हमारे यहाँ का मेजर मूवमेंट होगा जिसमें हम ब्रिटिश के अगेंस्ट थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करेंगे। हार्शली एक्टिविटीज़ तो हमने गांधी जी के टाइम से स्टार्ट की, बट उससे पहले भी हमने कुछ मूवमेंट्स जो किए, कुछ चीज़ें की, उनके बारे में भी हमें पढ़ना चाहिए। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्ली नेशनलिज्म एंड द स्वदेशी मूवमेंट की बात करोगे तो पीरियड जो था वो लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक क्रिटिक्स का था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है कि ब्रिटिश को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे। अर्ली नेशनलिस्ट कई ऐसे थे जो मॉडरेट थे, वो बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे और लिबरलिज्म पे। ब्रिटिश के बारे में ये सोचते थे कि अगर हम उनके साथ बहुत अच्छे रहेंगे तो वो हमारे साथ भी अच्छे रहेंगे और हमारे सारे राइट्स को धीरे धीरे फॉलो कर लेंगे। इसी पर्पस में ब्रिटिश कमेटी आईएनसी ने इस्टेब्लिश की थी विलियम वेडरबर्न के साथ लंदन में, और एक जर्नल स्टार्ट किया था जिसे हम बोलते हैं इंडिया। ये आपको अभी मैं जो आईएनसी का स्पेशल लेक्चर दूंगा उसमें भी ये लेक्चर में पॉइंट आपको मिल जाएगा। फिर दादा भाई नौरोजी ने अपने मैक्सिमम ईयर बेटा इंग्लैंड में इस चीज़ के लिए पास किए थे, वो लोगों को बताना चाहते थे कि ब्रिटिशर्स कैसे हैं और क्या कर रहे हैं इंडिया के लिए। इवन उन्होंने लिबरल पार्टी से इलेक्शन कंडक्ट किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में एज अ कैंडिडेट। वो पहले थे जिन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड बोली थी, और इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस 1904 में वो लाए थे जिसमें इन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी। और ये कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट भी थे 1906 में, और यहाँ से इन्होंने स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की थी, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने अलग बाकी कॉलोनीज में अलग अलग कॉलोनीज में दे रखे हैं। इन्होंने बेटा ड्रेन थ्योरी को प्रपोंड किया था। इनकी एक बुक थी ब्रिटिश एंड द पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये पाइनियर थे और इकोनॉमिक क्रिटिक्स और कॉलोनिज्म के लिए। आरसी दत्ता एक बेटा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे, ग्रेट नेशनलिस्ट थे। इन्होंने भी एक्सप्लेन किया इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक से, जिन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज को 1757 से एनालाइज किया हुआ था। जस्टिस राणा डे थे, ये भी बेटा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़े सपोर्टर थे। इसके साथ कुछ मॉडरेट रीडर्स थे जैसे गोखले थे, जीवी जोशी थे। ये भी बेटा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनिज्म जो होता था इसके बारे में बहुत सारे पॉलिटिकल वर्क करते थे। इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बातें की इसके बारे में, और इंक्लूडिंग होगा बेटा नेशनलिस्ट इंक्लूडिंग गांधी जी टू क्रिएट नेशनल कॉन्सेप्ट। और इन्हीं के क्रिटिक थे जो बेटा यूज़ किए गांधी जी जैसे लोगों ने बाद में ब्रिटिशर्स के चीज़ों को समझने के लिए और लोगों को जगाने के लिए, क्या राष्ट्रीयता को। इसके बाद इनकी मेजर वीकनेस और थी कि इनका सोशल बेस बहुत वीक था। ये कुछ एलिट क्लास के साथ जुड़े थे, अभी मासेस को नहीं जोड़ पाए थे। तो जाहिर सी बात है जब तक मास का सपोर्ट नहीं होगा कोई मूवमेंट चला नहीं सकते। कुछ इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स में बेटा फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, दिनसा वाचा थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे, और पी आनंद चार्लू थे। फिर मिलिटेंट नेशनलिज्म का रोल आता है, राइज ऑफ लाल बाल पाल होता है। देखिए, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो मॉडरेट्स थे, उनके पास एक ही काम था, पिटीशन फाइल करो, रिस्पेक्टफुली बात करो, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। अगर उनके अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखिए, कहीं ना कहीं वो अपनी जगह इसलिए सही थे क्योंकि अभी जो आईएनसी थी वो अभी ग्रोथ के ईयर्स में थी, मतलब अभी वो इतना पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था मीडिया के सामने, या इतना पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि इंडियन मासेस उसको एक्सेप्ट कर पाए। तो जब तक उसकी एक्सेप्टेंस इंडियन मासेस की नहीं होगी तब तक हम कोई हार्श मूवमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते थे, या ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ओपनली नहीं बोल सकते थे। धीरे धीरे बच बेटा टाइम बीता, 15 साल बीत चुके थे। उसके बाद इन्हें लगा कि अब राइट टाइम आ गया कि अब हम इसको कैप्चर कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं और चीज़ों को समझा सकते हैं। इसके बाद बेटा राइज हुआ किसका, अर्ली मिलिटरिज्म का। तो अब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे वो मिलिटेंट आ गए उनकी जगह, और मॉडरेट्स चले गए। तो इनका जब रोल आया तो इसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये कर्जन के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते थे, इनके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में बात करते थे। ठीक है विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने न्यू एटमॉस्फेयर कंट्री में बना दिया था।
ठीक है, जिससे बहुत कुछ बदल गया था, हम बहुत अलग तरीके से अपने देश को देखने लगे थे। और जब ये लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है करजन को बहुत तकलीफ हुई, आपको नहीं पता होगा, जब ये आए तो करजन एकदम कहने लगे कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म हो जाए। अब इसके बाद इसी टाइम पर क्या हुआ, एशियन कंट्रीज, जापानीज थी जो राइट हुई, इसने रशिया को हरा दिया, यूरोपियन नेशन इटली को यूथोपिया ने हरा दिया। तो एक मिथ चला गया कि यूरोपियंस को कोई हरा नहीं सकता, ये इनविंसिबल है, तो इनको भी हराना स्टार्ट हो गया। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आयरलैंड, टर्की, रशिया, बोर वॉर साउथ अफ्रीका में जो चल रही थी, इन सब ने इंडियंस को इंस्पायर किया। इसके बाद राजनारायण बोस और अश्वनी कुमार दत्त ने बंगाल में, और विष्णु शास्त्री चेपुलकर ने एक फेमस निबंध माला लिखी जिसमें इन्होंने मिलिटेंट नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी दी। मोस्ट आउटस्टैंडिंग मिलिटेंट नेशनलिज्म जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने कहा कि मॉडरेट के आइडियाज से हम कभी कुछ नहीं पाएंगे, तो हमें अपने लिए खुद वर्क करना चाहिए कि हमें स्वराज मिल जाए। तो उन्होंने कहा इंडियंस को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी रहना चाहिए और मास पर यकीन रखना चाहिए। विवेकानंद की टीचिंग से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस। इन्होंने कहा अगर ये अपर क्लास मासेस के साथ ही लगी रहेगी तो हम लोग डेड हैं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है, और हमारी ये वीकनेस बनी रहेगी, तो हमें सबके साथ जुड़ना है, हमें मासेस के साथ जाना चाहिए। इसके बाद बेटा तिलक और ये सब जो थे इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। तिलक ने जो न्यूज़पेपर्स लिखे, केसरी मराठा में थी, इनकी बुक गीता रहस्य है, वो पढ़ लीजिएगा। इन्होंने इंग्लिश स्कूल फाउंड किया था, और इसके बाद गणपति फेस्टिवल, शिवाजी फेस्टिवल, नो टैक्स कैंपेन इन्होंने चलाया था। मराठा इन इंग्लिश इन्होंने स्टार्ट की थी। देखिए केसरी मराठी में थी, मराठा इंग्लिश में थी, तो कंफ्यूज मत होते। इन्होंने गवर्नमेंट ने इन्हें अटैक कैप्चर किया था। रैंड एक थे, उनको चैपुकल ब्रदर ने जब वो किया था तो उस पर इन्होंने काम किया था। इंडियंस को कहा कि क्रुक से कुछ नहीं होगा, जब हम पूरे साल में एक बार मेढक की तरह क्या क्या टैटै करेंगे तो कुछ नहीं होगा, हमें लगातार आवाज़ उठानी चाहिए। विपिन चंद्रपाल ने न्यू इंडिया न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ये स्वदेशी मूवमेंट के लिए लेक्चर दे के लिए टूर दे रहे थे पूरे इंडिया में। लाला लाजपत राय ने पंजाबी न्यूज़पेपर और बुक यंग इंडिया लिखी थी। इन्होंने भी मॉडरेट मेथड्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया और इन्हें रिपोर्ट कर दिया गया था 1908 में। अरविंदो घोष ने वंदे मातरम न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, न्यू लैम्प ऑफ ओल्ड और भवानी बुक्स लिखी। ये पहले थे जिन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस को स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर बेटा एक्सेप्ट किया और लोगों को बताया कि ये मूवमेंट हम ऐसे चला सकते हैं। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट क्या था, जैसे आपको पता है कि जब 1857 की रिवोल्ट हुई तो भैया ब्रिटिशर्स एक वैक्यूम ढूंढ रहे थे कि कैसे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म करे। तो इन्हें सबसे अच्छा लगा कि अगर बंगाल को डिवाइड कर दे तो हमें फ़ायदा मिलेगा, और बंगाल को डिवाइड करा हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी को अलग अलग एरिया में करके। तो बंगाल डिवीज़न एक आइडियोलॉजी बनी जिससे हमारे यहाँ स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो बंगाल को डिवाइड करने के लिए कर्जन ने कहा, और इसको कांग्रेस ने मैनिपुलेशन समझा और उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। होम सेक्रेटरी ने एक्सप्लेन किया कि बंगाल यूनाइटेड इज़ अ पावर, बंगाल डिवाइडेड विल जो होगी वो बहुत सारे काम करेगी। और इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, तो इन्होंने डिवाइड किया, कर्नल डिवाइड किया, डिक्लेयरिंग एट ढाका कि भैया पार्टीशन इसलिए हो रहा है कि नो इन्वेस्ट टू मॉमडन्स इन ईस्ट बंगाल एंड यूनिटी विच दे हैव नॉट एंजॉयड सिंस द डे ऑफ मुस्लिम किंग्स। तो कह रहे थे कि ये इन्वेस्ट करेंगे मॉमडन्स के लिए ईस्टर्न बंगाल में, और एक ही यूनिटी देंगे जो आज तक किसी मुस्लिम किंग के टाइम पे भी नहीं ना मिली। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज पार्टीशनड। बंगाल को बेटा दो पार्ट्स में बांटा गया, ईस्टर्न एंड असम और रेस्ट ऑफ द बंगाल। ईस्ट एंड असम एक साथ कर दिया, रेस्ट ऑफ द बंगाल जहाँ पे बंगालीज माइनॉरिटीज थी। और इसको इन्होंने कहा कि बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए फिर एक एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल में मीटिंग हुई, फेमस बाइकॉट रेजोल्यूशन पास हुआ। पार्टीशन ने बेटा प्लेस ले लिया 16 अक्टूबर 1905 को। मेन इवेंट क्या हुए, कृष्ण कुमार मित्र और सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तुरंत मॉडरेट लीडर से ये तुरंत मिलिटेंट्स के हाथ में चला गया। न्यूज़पेपर जैसे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाली, कृष्ण कुमार मित्रा संजीवनी, और प्रत्युष चंद्र रॉय ने जो लिखी थी हिताबदी, ये सब कैंपेन स्टार्ट कर दिया पार्टीशन के अगेंस्ट। कृष्ण कुमार मित्र संजीवनी ने पहली बार बाइकॉट फॉरेन गुड्स का करने का आइडिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी सेलिब्रेट करने के लिए कहा पार्टीशन के दिन। इसी दिन उन्होंने अमार सोनार बंगाल कंपोज किया। बाद में ये बांग्लादेश का नेशनल एंथम 1971 के बाद बना, और इन्होंने स्वदेशी स्टोर खोलने में भी मदद की। हावेवर वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद पथ में किया था वो भी इसी टाइम पर गाना स्टार्ट हो गया। और वर्तियन लीडर आनंद मोहन बोस ने फाउंडेशन स्टार्ट किया फेडरेशन हॉल का, जहां पर सब लोग जुड़े। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आया इस मूवमेंट का कि ये सेल्फ रिलायंस मूवमेंट था।
आत्मशक्ति को पहचानेगा। इकोनॉमिक फील्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा, कई सारे इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस जुड़े। आचार्य पीसी रॉय ने फेमस बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला। वीओ चिदम्बरम पिल्लई ने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी खोली। पहली इंडिजीनियस शिपिंग कंपनी थी जिसे कपालोतिया तमिलन बोला जाता था। फील्ड में नेशनल एजुकेशन में भी बहुत काम हुआ। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन सेट की गई। नेशनल कॉलेज अरविंदो घोष एज अ प्रिंसिपल स्टार्ट किया कोलकाता में। सतीश चंद्र मुखर्जी ने डॉन सोसाइटी को पॉपुलराइज किया नेशनल एजुकेशन के लिए। पैट्रियोटिक सॉन्ग रिटन थे कई सारे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत, सैयद और मुकुंद दास ने लिखे। फेमस ठाकुर मीर जूली ने रिटन किया। इसके बाद डीएम मजुमदार ने भी लिखे कई सारी चीज। इसके बाद अरविंदनाथ टैगोर ने इंडिजीनियस बंगाली स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप किया। फिर 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फॉर्म की गई। फिर नंदलाल बोस थे जिन्होंने बाद में फेमस पेंटर बने। ठीक है पहली बार पार्टिसिपेशन में स्कॉलरशिप देना स्टार्ट किया। कई वॉलंटियर सोसाइटीज आई जिसने स्वदेश बंधन सोसाइटी अश्वनी कुमार गुप्त ने स्टार्ट की। बैरिसल में स्वदेशी मूवमेंट बहुत तेजी से फैला, पूरी कंट्री में फैला। नेशनल लीडर्स जैसे थे तिलक और लाला लाजपत राय ने उन्हें महाराष्ट्र और पंजाब में फैलाया। लाला लाजपत राय, अजीत सिंह ने इसे कैनल कॉलोनीज इन पंजाब में फैलाया। इसके बाद स्वदेशी मूवमेंट दिल्ली में सैयद हैदर रजा और आंध्र में हरीशवोत्तम राव ने फैलाया। अरविंदो सजेस्टेड पैसिव रेजिस्टेंस, डिक्लेयर पॉलिटिकल फ्रीडम एज लाइफ ब्रीथ ऑफ एन नेशन। इन्होंने कहा पॉलिटिकल फ्रीडम मिलनी चाहिए। इसके बाद मिलिटेंट नेशनलिस्ट ने ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया। स्वदेशी एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मास मूवमेंट हुआ और स्लोगन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर रूल फ्रॉम रूल स्टार्ट हुआ। इसके बाद इसका ड्रॉबैक ये था कि इसमें मुस्लिम सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिला। इसके बाद कई मेन मुस्लिम लीडर्स थे, लियाकत हुसैन, गुजनवी, अब्दुल रसूल, ये इन्होंने बंगाल प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस और बैरिसल में पार्ट लिया। इसके बाद कॉन्फ्रेंस ब्रोको कारिफ पॉलिसीज हुई। इसके बाद यंग मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट ग्रुप इसी टाइम पे ज्वाइन किया। 1908 में मूवमेंट्स ने गवर्नमेंट को रिप्रेस करने पे मजबूत किया और इंटरनल क्वेरल हो गई आईएनसी में और सूरत स्प्लिट हो गई। हैवी गवर्नमेंट रिप्रेशन से क्या हुआ, पूरा जो मूवमेंट था वो लीडरलेस हो गया। अश्वनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र डिपोर्ट कर दिए गए। तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय को भी डिपोर्ट कर दिया गया। चिदम्बरम पिल्लई मद्रास और हरीशवोत्तम राव को भी अरेस्ट कर लिया गया। विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष रिटायर हो गए गवर्नमेंट के रिप्रेशन से। 1911 में फिर भी गवर्नमेंट इस मूवमेंट से सक्सेसफुल हुई और बाद में इसको रीयूनाइट कर दिया गया। बट बिहार और उड़ीसा को अलग से क्रिएट कर दिया गया। इसके बाद ये अनाउंस किया गया कि कैपिटल जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की जाएगी। इसके बाद बेटा हम अगला मोमेंट पढ़ेंगे सूरत स्प्लिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरत स्प्लिट जैसे अभी हमने पढ़ा 1906 1907 दोनों बहुत हार्श हुए। 1906 में दादा भाई नौरोजी बैठ गए तो चीज़ें बच गई, पर रास बिहारी बोस जब सूरत स्प्लिट में बैठे तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बढ़ गए। एक्सट्रीमिस्ट सारे कैप्चर कर लिए गए तो सारी चीज़ें मॉडरेट के हाथ में कि मॉडरेट कुछ कर नहीं पा रहे थे। कांग्रेस बहुत वीक पड़ गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो 1907 से लेकर 1914 तक कुछ मेजर रोल कांग्रेस नहीं प्ले कर पाती। तो सूरत स्प्लिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो हम इसे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कुछ बुरा लगा तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट करें ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर पाऊँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।